हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला भाग आप लोगों के बीच में जा चुका है। स्वर के ही कुछ भाग थे उसमें, और जो परीक्षा के दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट है उसको उसको देखते हुए जो है ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी इसको आप समझ बना पाएंगे इसका। जैसे इसमें दिया हुआ है मुख्य विवर खुलने के आधार पर, जैसे मुख्य विवर जैसे हम बोलते हैं उसके आधार पर जो भाग होता है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 4 भाग होते हैं इसके। एक विवृत स्वर है, और दूसरा इसका अर्ध विवृत स्वर, और तीसरा जो है समवृत स्वर, और चौथा इसका भाग जो है अर्ध समवृत स्वर होता है। पहला भाग क्या है इसका? विवृत स्वर है। दूसरा जो इसका अर्ध विवृत स्वर है, और तीसरा आपका समवृत स्वर है, और चौथा इसका क्या भाग है? अर्ध समवृत स्वर होता है। विवृत स्वर में देखिए आ आता है। अर्ध विवृत स्वर में होता है अ, ए, ऐ है, ऐ, ए, अ, ऐ, औ, आ, ये आगत स्वर है। और समवृत स्वर में जो है छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। और समवृत में जो होता है वो ए और ओ होता है, ए और ओ। आइए इसके भाग को हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये छोटे परीक्षाओं से लेकर के बड़े परीक्षाओं तक ये जो है आता है। देखिए इसमें पहला दिया है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे में देखिए आ बोलने पर पूरा मुंह खुल जाता है, आ, ये क्या हो गया? विवृत स्वर। एक अकेला है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें भाग है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, इसका मतलब विवृत में क्या था? पूरा खुलता था, और इसमें क्या उसका आधा मुंह खुलेगा, उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे अ, ऐ, औ, आ। ये जो है आ जो होता है, जो डॉक्टर लिखते हैं और इस तरह से उसमें लगता है वो वाला आ, इसे आगत वर्ड है। ये आ नहीं है, ये वाला आ दूसरा है, ये आ दूसरा है। ये जो है आगत वर्ड है, जो अंग्रेजी से सीधे हिंदी में आता है। तीसरा इसमें है समवृत स्वर। समवृत स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, बहुत कम खुलता है, बहुत कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, लगभग बंद की तरफ रहता है, उसे समवृत स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये इसके जो है एग्जाम्पल यही 4 हैं जो समवृत स्वर में आते हैं। अगला हेडिंग है अर्ध समवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समवृत की अपेक्षा कम खुलता है। जैसे समवृत में क्या था? कम खुलता है, उससे भी इससे कम खुलता है, समवृत की अपेक्षा इसमें कम खुलेगा, उसे हम अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। इसमें दो दो वर्ड है, स्वर हैं, ए और ओ, ए और ओ। ठीक, कुछ बिंदु है जिसको हमें याद करना है। पूछता है कभी कभी अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहेंगे? तो अग्रस्वर में 4 दिया हुआ है। इसमें छोटी ई है, बड़ी ई है, ए और ऐ, ये अग्रस्वर में आते हैं। मध्य स्वर यदि पूछता है कि मध्य स्वर क्या है, तो उसे हम अ कहेंगे। अ को हम क्या कहते हैं? और शहीद वर्ण, शहीद वर्ड कहते हैं। ये शहीद वर्ड है क्योंकि हर व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसको शहीद वर्ड कहते हैं, और मध्य स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर जो है आ,
ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ। ये जो आगत वर्ण है ये भी जो है इसमें जुड़ जाता है पश्च स्वर में। तो ये सब स्वर के भाग हैं। कहीं से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मध्य स्वर क्या है, कौन सा मध्य स्वर है। इसमें दो ठो दे देगा, दो ठो इसमें, एक ठो इसमें से, एक ठो इसमें से कर देगा। इससे विकल्प बहुत बारीकी से बनता है, इसलिए हर बिंदु को हम थोड़ा ध्यान से देखें और इसको याद करें। अगला पॉइंट है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन से आते हैं सब? य, र, ल, व। जो अंतस्थ व्यंजन होता है उसमें यदि व्यंजन लगा है इस तरह से है तो क्या होगा, इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। कभी कभी य और व को ज़्यादा पूछता है, इसमें दे देगा कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो इसमें से एक ठो डाल देगा, चारों में से एक ठो और तीन ठो अलग से डाल देगा। तो उसमें आप इसको जब जानते रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। स्वर वर्णों की संख्या आप पढ़ चुके हैं, 11 होता है। मूर्धन्य स्वर यदि पूछता है कभी कभी तो जो री होता है स्वर में उसे हम कहते हैं मूर्धन्य स्वर। ये ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया नया चीज़ें जो है पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसको आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण चीज़ तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए अब थोड़ा पेपर जो है क्या हो गया, हट कर बन रहा है, इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। दंत स्वर में आता है एक लरी। दंत स्वर भी एक होता है, उसको हम लिरी जानते हैं, इसे हम कहते हैं दंत स्वर। अगला है अंग्रेजी से आई हुई शब्दों वाली मात्रा को आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कहते हैं किससे? जो अंग्रेजी शब्द आकर के हिंदी में यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। जैसे आ लगता है ना, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पे जो लग गया आ की मात्रा वो जो है आगत स्वर में लगता है। आ की मात्रा नहीं बल्कि आगत जो अंग्रेजी से शब्द आया है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको पूछता है कि आगत वर्ण क्या है, तो इसको हम आगत स्वर क्या है या आगत वर्ण पूछता है तो इसी को हम लगते हैं। अगला हिंदी वर्णों में अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं अ से अंग तक, तो जो लास्ट में दो होता है जो हम लोग पढ़े हैं, अंग और अ, अंग और अ, ये क्या होता है? अयोगवाह वर्ण होता है, अयोगवाह। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, अंग और अ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो इस तरह से ये अयोगवाह 2 वर्ड हो गए, अंग और अ। इनके अलग अलग नाम भी हैं। इसका जो है विसर्ग है, ये क्या? अनुस्वार है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 होती है। अगर मूल व्यंजन वर्ण पूछता है तो उसकी संख्या क्या? 33 होती है, 33। और कुल यदि व्यंजन पूछेगा वर्णों की संख्या तो क्या हो गया? 41। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 41। यहाँ कंफ्यूजन होता है, मूल व्यंजन की 33 और कुल जो है वर्णों की संख्या व्यंजन की 41। यदि कुल वर्णों की संख्या पूछता है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 होता है। कुल 52 वर्ण है, ये बार बार पूछता है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या क्या होती है? 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या क्या होती है? 25। कौन कहाँ से कहाँ तक होता है? सभी जो 5 वर्ग हमारे हैं वर्ण, क से लेकर के क से कहाँ तक? म तक, ये 25 वर्ण है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक ये 5 वर्ग है, 5 वर्ग में जो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा तक। इसी तरह से 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 × 5 = 25। तो इन जो वर्ण में क से लेकर म तक होता है इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। इसे हम क्या कहते हैं और नाम से? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। यदि इसमें हलंत लग गया इस तरह से तो क्या हो गया? अर्ध स्वर भी होता है। तो अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहेंगे। ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है? बड़ा सा, खटखोन सा, छोटा सा और ह। ये जो 4 इसमें भी है, 4 इसकी भी संख्या है, इसकी संख्या 4 है। अंतस्थ की भी है और ऊष्म की व्यंजन की है। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे इसको पहचानते हैं कि अंतस्थ कौन सा होगा, कौन सा ऊष्म होगा। जैसे हम
य र ल व पढ़ेंगे तो हवा अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जाती है, तो उससे हम पहचानते हैं कि अंतस्थ है। अंदर की तरफ हवा जाएगी तो उससे हम अंतस्थ कहेंगे। आप इसको पढ़ें तो हवा बाहर निकलेगी, उष्मा लेकर निकलेगी। तो स ह, तो ये हवा कहाँ निकल रहा है? अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको हम उष्म कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जो है छत्री छ है, त्र है, ज्ञ और स्र, ये चार हमारे जो है ये छत्री छ व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसका देखिए यहाँ पर हमने भाग बना दिया, कैसे ये मिलता है, नया वर्ड में सब जोड़ा गया है। तो कभी कभी होता क्या है कि इसका संधि पूछ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस से लेकर के छोटी कक्षाओं से लेकर के जो है पीसीएस तक ये पूछा जाता है। तो ये लोग उतना केयर नहीं करते हैं कहाँ कैसे बनता है, तो उसको हम यहाँ पर हम विस्तृत ढंग से देख लेंगे कि छत्री त्र ज्ञ और स्र कैसे बना है, किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो छत्री छ को देखते हैं। छत्री छ यहाँ पर क्या है? क में हलंत है, आ प्लस जो धन यहाँ पर खटखोन सा। यदि विकल्प में ये भी देता है तो ये भी सही है। इसका क हलंत दिया रहेगा और खटखोन पर हलंत नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। इस पर हलंत नहीं है तो इसको छत्तीस छ कहेंगे। ठीक है। जैसे क्या हो गया? क हलंत अधन खटखोन ख, ये क्या हो गया? छत्तीस छ हो गया। या इसी को दूसरे रूप से कर देता है, क हलन प्लस खटखोन ख पर भी हलन देगा, तो आगे क्या करेगा? अ को जोड़ देगा। ये भी आपका छत्तीस है। दोनों में से एक ही देगा, चाहे ये विकल्प में देते चाहे ये दे दे। और अन्य आपको बकाएगा तो दोनों पर हलंत कर देगा, किसी इस पर हलंत, इस पर हलंत करेगा, इस पर हलंत नहीं करेगा। तो इससे तमाम उसमें जो तीन विकल्प था इसी से लगा हुआ दे देगा। तो इसे ध्यान देना है कि क पर हलंत रहेगा पहले पर, अगला वाले पर हलंत नहीं, तब भी सही है। या दोनों पर हलंत है तो आगे जो है प्लस में और लिखेगा। तो ये दोनों विकल्प में रहता है, कोई एक तो सही है। इसी तरह से त्र के लिए देखा जाए, त्र के लिए क्या है? तो पर हलंत है और र है, तो त्र हो गया। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर दिया त पर हलंत भी कर दिया और र पर भी हलंत हो गया और फिर प्लस अ को जोड़ दिया, तो इसको भी त्र कहेंगे। दोनों विकल्प सही है। अब इसमें से एक ही विकल्प देता है। ठीक है। यहाँ ज्ञ के लिए देखिए, ज्ञानी ज्ञ के लिए ज पर हलंत है, यहाँ है पूरा फूल है, इसको ज्ञ कहेंगे। या ज पर हलंत ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, फिर प्लस को अ जोड़ दीजिए, फिर ज्ञ हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ें इसमें खंड के असंधि के रूप में पूछ देता है परीक्षाओं में। इस तरह स्र है, स्र में जो है बड़ा स पर हलंत है, अधन र है, बराबर स्र हो गया। या स पर हलंत प्लस र पर हलंत प्लस अ कर दिया, ये भी क्या हो गया? स्र हो गया। तो इन दोनों तरह से यदि हम सीखे रहेंगे तो विकल्प में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको गलती करने के लिए ऐसे कर देता है। जैसे हम इसी को दिखा दें विकल्प के रूप में, पहला हम लिख दिया क अधन खटखोन ख, दूसरा में लिख दिया क अधन खटखोन ख पर हलंत मार दिया, और तीसरा में आपको लिख दिया क हलंत प्लस खटखोन ख पर हलंत प्लस अ कर दिया, इस तरह से कर दिया। और चौथा दे दिया क हलंत प्लस खटखोन स, इस तरह से लिख दिया। और फिर पांचवा में दे दिया तीसरा प्लस चौथा, दोनों। तो आप यहाँ दोनों से हो जाएगा। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम बहुत बारीकी से जानकारी जब रखेंगे तो ऐसे सवालों को हम कर पाएंगे। ये बहुत बारीकी से पूछता है। इस तरह से देखते हैं तो संधि के रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर ले रहा है CS SSC SSC वगैरह में, या PCS लेवल में पूछता है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो है, ये जो डाली ड और ढक्कन होता है उस पर बिंदी लगता है, ड और ढ हो जाता है। जैसे सड़क लिखते हैं, ढक्कन लिखते हैं ना, तो उसमें जो यूज होता है उसको हम द्विगुण व्यंजन या इसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह से
बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।